गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, आज क्लास में हम लोग चर्चा कर रहे हैं पूर्वी समस्या क्रीमिया युद्ध। देखिए इससे पहले कल हम लोगों ने इटली का एकीकरण पढ़ा था और आज हम एक नया टॉपिक पूर्वी समस्या आई एक, ठीक है, जिसको पूर्वी समस्या नाम दिया गया। इसको क्यों दिया गया इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। ये जो समस्या थी, इसी समस्या की वजह से एक युद्ध हुआ जिसे क्रीमिया का युद्ध कहा गया। इसलिए आज के टॉपिक का नाम है पूर्वी समस्या क्रीमिया युद्ध। ठीक है, तो हम चर्चा करते हैं पूर्वी समस्या पे। पूर्वी समस्या क्या थी? देखिए 1299 की बात है। 1299 में ओटोमन नामक एक व्यक्ति था। 1299 में ओटोमन नामक व्यक्ति द्वारा तुर्की राज्य की स्थापना की गई। ठीक है, इसीलिए इसी व्यक्ति के नाम पर इस साम्राज्य का नाम भी क्या पड़ गया? ओटोमन साम्राज्य पड़ गया, या तुर्की राज्य भी इसे कहा जाता है। तुर्की या टर्की एक ही नाम है। तुर्की भी इसे कहा जाता है, टर्की भी इसे कहा गया है, ओटोमन साम्राज्य भी इसे ही कहा गया है। 1299 में ओटोमन नामक व्यक्ति द्वारा तुर्की राज्य की स्थापना की गई और इसी के नाम पर इसका नाम ओटोमन साम्राज्य रखा गया। टर्की भी तुर्की को ही कहा जाता है, याद रखना। 17वीं शताब्दी में क्या हुआ, ये जो ओटोमन साम्राज्य था, ये जो तुर्की साम्राज्य था, रूस के पश्चात विश्व का सबसे बड़ा साम्राज्य था। और अगर हम इसके साम्राज्य की सीमाओं की बात करते हैं तो इसका साम्राज्य एशिया, अगर हम एशिया में बात करते हैं तो मेसोपोटामिया, ईरान मतलब मेसोपोटामिया मतलब इराक, ईरान और अरब में भी इसका साम्राज्य था। और अगर हम अफ्रीका की बात करते हैं तो अफ्रीका में मिस्र। ठीक है, अगर हम यूरोप की बात करते हैं तो यूरोप में जो बाल्कन प्रदेश हैं, बाल्कन प्रदेशों में जैसे बुल्गारिया है, सर्बिया है, बोस्निया है, हर्जेगोविना है, मोंटेनेग्रो है। ठीक है, मतलब ये बाल्कन प्रदेशों में आते हैं। बाल्कन प्रदेश मतलब यूरोप। ठीक है, यूरोप के जो बाल्कन प्रदेश हैं, यहाँ पर भी किसका अधिकार था? मतलब ये भी तुर्की साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। मतलब 17वीं शताब्दी में ये जो तुर्की साम्राज्य है, ये रूस के पश्चात विश्व का सबसे बड़ा साम्राज्य था। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं पूर्वी समस्या। देखिए पूर्वी समस्या, ये जो यूरोप में ये जो बाल्कन प्रदेश थे, ये जो बाल्कन प्रदेश थे जिस पर तुर्की का अधिकार था, ये यूरोपियन प्रदेश थे। ये यूरोप के कहाँ में थे? पूर्व में थे। ठीक है, ये प्रदेश यूरोप के पूर्व में स्थित थे। और 18वीं शताब्दी में क्या हुआ? तुर्की का विघटन आरंभ होना शुरू हो गया। तुर्की क्या है? छोटे छोटे टुकड़ों में बंटने लग गया, विघटन होने लग गया, मतलब टूटने लग गया। जब इसका विघटन शुरू हुआ तो इसके विघटन से जो समस्या पैदा हुई, टूटने लग गया, मतलब कोई देश इस पर अधिकार करने लग गया, कोई अधिकार करने लग गया। तो जो प्रदेश तुर्की के इन प्रदेशों पर अपना अधिकार करने लगे, वो भी आपस में लड़ने लगे। तो इसके विघटन से जो समस्या पैदा हुई उसे पूर्वी समस्या कहा गया। क्यों? क्योंकि बाल्कन प्रदेश यूरोप के पूर्व में थे और बाल्कन प्रदेशों को लेकर ही ये समस्या हुई थी, इसीलिए इसको पूर्वी समस्या कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए क्या बात क्या थी कि देखो बाल्कन प्रदेश यूरोप के प्रदेश थे, तो यहाँ के लोग क्या थे? ईसाई लोग थे। ठीक है, तो इनके जो रीति रिवाज है, जो इनकी संस्कृति थी, वो तुर्क लोगों से अलग थी। ठीक है, तुर्क लोगों से भिन्न थी। तो तुर्क लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया? संस्कृति के नाम पर इन लोगों का शोषण करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये लोग इसको सहन नहीं कर पाए, इस शोषण को सहन नहीं कर पाए। उन्होंने ऐसी स्थिति में इस शोषण के खिलाफ, तुर्कों के शोषण के खिलाफ क्या आवाज उठाई। ठीक है, तो जब उन्होंने आवाज उठाई तो उन्होंने क्या किया? अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। जब उन्होंने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी तो मतलब वो अलग होने लगे, स्वतंत्र होने लगे, मतलब तुर्की साम्राज्य का विघटन होने लग गया, टूटने लग गया तुर्की साम्राज्य। तो जो समस्या पैदा हुई उसको, इस समस्या को कैसे रोका जाए? ठीक है, तो पूरे विश्व में एक समस्या बन गई कि तुर्की का विघटन कैसे रोका जाए, कैसे रोका जाए। इसी को ही भारतीय इतिहास में पूर्वी समस्या के नाम से जाना
जाता है। ठीक है, एक इतिहासकार हुए हैं हेजन ने क्या कहा इस पूर्वी समस्या के बारे में? ये पूर्वी समस्या ये तो गठिया रोग की तरह है। ठीक है, तो कभी हाथ को पकड़ लेती है, कभी पैर को पकड़ लेती है, कभी टांग को पकड़ लेती है, और अब इसने क्या है, पेट को ही पकड़ लिया है। और जब पेट को ही पकड़ लिया इस रोग ने, तो अब क्या है, कोई ना कुछ पूरे विश्व में जरूर ही घटना घटित होगी ही होगी। ठीक है, तो ये जो पूर्वी समस्या थी, ठीक है, इस पूर्वी ये क्या बारी बारी उभर रही थी। ठीक है, तो ये जो महाशक्तियां थी विश्व की, ये इस समस्या को लेकर आपस में एक दूसरे को क्या है, शक की दृष्टि से देख रही थी। ठीक है, इसमें जो अहम भूमिका थी वो रूस की थी। रूस का जो राजा था, देखिए हमारे यहाँ राजा कहा जाता है, रूस में जार कहा जाता है। रूस का जो जार था, जार निकोलस, वो क्या कहता था कि तुर्की क्या है, यूरोप का बीमार आदमी है। ठीक है, और इसका जो है इलाज बहुत ही जरूरी है, और रूस चाहता था मैं इसका इलाज करूं, मतलब इस समस्या को खत्म करूं, लेकिन वो क्या है, इस समस्या के माध्यम से तुर्की पर या टर्की पर अपना अधिकार करना चाहता था कि इस मामले में मैं हस्तक्षेप करूं, इस समस्या के मामले में, और तुर्की के बहुत सारे राज्यों पर अपना अधिकार कर लूं। ठीक है, तो जब ये पूरे विश्व में जो समस्या पैदा हुई, तो इस समस्या को लेकर आगे क्या हुआ, युद्ध हो गया, जिसे कौन सा युद्ध कहा गया, क्रीमिया का युद्ध कहा गया। ठीक है, तो पूर्वी समस्या हुई, समस्या की वजह से युद्ध हुआ। तो अब इस युद्ध के क्या कारण थे, देखिए हमें मोटी मोटी रूपरेखा तो समझ आ गई कि बाल्कन प्रदेशों को ये लेके ये समस्या हुई, और इसी समस्या की वजह से युद्ध हुआ। तो हम इसकी फिर एक बार मोटे मोटे कारणों पर चर्चा करते हैं। तो इसका जो पहला कारण था वो था रूस की महत्वाकांक्षा। देखिए रूस इस समय टर्की क्या हो गया था, कमजोर हो गया था। क्यों? क्योंकि टर्की का विघटन होना शुरू हो गया था। तो रूस टर्की की इस कमजोरी का फायदा उठाना चाहता था, और उसको इस कमजोर हालत में देखकर उसके बहुत सारे प्रदेशों पर अपना अधिकार करना चाहता था। जब रूस ने इन प्रदेशों पर अधिकार करना चाहा, तो टर्की ने क्या किया, इसका विरोध किया। तो दोनों में युद्ध हुआ, जिसे क्रीमिया का युद्ध कहा गया। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे कारण पे। दूसरा कारण था इंग्लैंड व फ्रांस का जो दृष्टिकोण था टर्की को लेकर, वो क्या था। देखिए जो इंग्लैंड और फ्रांस थे, वो टर्की का ये जो विघटन हो रहा था, वो क्या थे, इसके विरुद्ध थे। ठीक है, वो जो रूस का जो टर्की में जो प्रभाव बढ़ता जा रहा था, क्यों? क्योंकि रूस ने क्या कहा था कि टर्की यूरोप का बीमार व्यक्ति है और मैं इसका इलाज करना चाहता हूँ, मतलब वो इलाज की एवज में इसके बहुत सारे प्रदेशों पर अपना अधिकार करना चाहता था। ठीक है, तो जबकि इंग्लैंड और फ्रांस जो रूस का जो टर्की में जो प्रभाव ज्यादा बढ़ रहा था, इसको लेकर वो क्या थे, चिंतित थे, और वो रूस के खिलाफ टर्की को प्रोत्साहन देना चाहते थे। जब उन्होंने टर्की को प्रोत्साहन देना शुरू किया, तो रूस ने इंग्लैंड और फ्रांस का विरोध किया। ठीक है, तो युद्ध की स्थिति पैदा हो गई। ठीक है, अगला कारण था तुर्कों में राष्ट्रीयता की भावना। देखिए 19वीं शताब्दी में क्या हो गया, तुर्कों में ये जो तुर्क लोग थे, टर्की के लोग थे, इनमें राष्ट्रीयता, देश प्रेम की भावना आने लगे। ये अपना पुराना गौरव याद करने लगे कि कहाँ टर्की साम्राज्य 17वीं शताब्दी में रूस के समान विश्व का दूसरा सबसे बड़ा साम्राज्य था, और ये अपने गौरव को फिर से स्थापित करना चाहते थे। और इनको पता था कि अपने गौरव को फिर से स्थापित करना है, तो रूस के हस्तक्षेप को रोकना होगा। क्यों? क्योंकि रूस के हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, और रूस इस पर अधिकार करना चाहता था। तो दोनों इस समस्या की वजह से दोनों में क्या हुआ, युद्ध हुआ, जिसे क्रीमिया का युद्ध कहा गया। देखिए अगला कारण था रूस द्वारा टर्की पर अधिकार, टर्की के कुछ प्रदेशों पर अधिकार, टर्की के प्रदेशों पर अधिकार। देखिए 21 जुलाई 1853 को रूस की सेना ने टर्की के 2 प्रांतों
दो प्रांतों मालडेविया और वोलेशिया पर अपना अधिकार कर लिया। तो टर्की ने भी क्या किया, इसका विरोध किया और परिणाम स्वरूप दोनों में क्या हुआ, युद्ध हुआ। ठीक है, अब अगला जो कारण है वो है वियना नोट। वियना नोट देखिए, वियना नोट क्या था। अब जब रूस ने टर्की के मोल्डेविया और वोलेशिया पर अधिकार कर लिया तो विभिन्न देशों ने क्या किया, एक नोट तैयार किया जिसे वियना नोट कहा गया है। ठीक है, और उन्होंने क्या कहा, रूस को कहा कि तुम टर्की के मामले में इस तरह से हस्तक्षेप ना करो, इनके जिन जिन प्रदेशों पर अधिकार किया है उसे लौटा दो। ठीक है, तो रूस कब आ जाने वाला था। ठीक है, तो अब जब टर्की के इन प्रदेशों पर रूस ने अधिकार कर लिया तो रूस ने क्या किया, टर्की ने क्या किया, रूस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। 23 अक्टूबर 1853 को टर्की ने रूस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। ठीक है, अब रूस ये बात जानता था कि इंग्लैंड और फ्रांस टर्की का साथ देंगे। ठीक है, तो रूस को अंत में क्या है, संधि करने के लिए, टर्की के साथ संधि करने के लिए बाध्य होना पड़ा। ठीक है, और दोनों के मध्य एक संधि हो गई। ठीक है, और जिसे कौन सी संधि कहा गया है, पेरिस की संधि। ठीक है, यहाँ पर नोट कर रही हूं मैं, दोनों के मध्य संधि हुई, पेरिस की संधि। ठीक है, 25 फरवरी 1856 में पेरिस में एक सम्मेलन हुआ और इस सम्मेलन में रूस को भी बुलाया, इंग्लैंड भी आया, फ्रांस है, टर्की है, ऑस्ट्रिया है, सार्डिनिया है, पिंडमार्ड है, सभी के प्रतिनिधि इसमें शामिल थे। ठीक है, कब, 25 फरवरी 1856 को। ठीक है, सभी प्रतिनिधि शामिल थे, सभी ने ये जो युद्ध हुआ था या रूस संधि करने के लिए बाध्य हो गया था, संधि की शर्तें तैयार की गई और 30 मार्च 1856 को सभी देशों ने इस संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। अब देखिए, ये जो संधि हुई, इस संधि की क्या शर्तें थी। सभी देशों ने क्या किया, टर्की की स्वतंत्रता और उसकी प्रादेशिक अखंडता को बनाए रखने का वचन दिया। ठीक है, कि तुम स्वतंत्र हो, अब कोई तुम्हारे मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। और टर्की के सुल्तान ने भी क्या कहा कि मैं अपनी ईसाई प्रजा के साथ क्या करूंगा, अच्छा व्यवहार करूंगा, आश्वासन दे दिया। क्यों, क्योंकि इसी को लेकर तो ये समस्या थी ना। तीसरा जो संधि का प्रावधान था कि डैन्यूब एक नदी थी, डैन्यूब नदी थी, यहाँ पर सभी राज्यों को व्यापार करने का अधिकार दे दिया गया। ठीक है, और शांति के समय एक प्रावधान ये भी था कि जो काला सागर है, ये जो काला सागर है, शांति के समय काला सागर सभी राष्ट्रों के लिए खुला रहेगा, यहाँ सभी लोग व्यापार करेंगे, लेकिन युद्ध का जब टाइम होएगा, युद्ध काल में कोई भी काला सागर का उपयोग नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने क्रीमिया युद्ध के कारणों के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब हम कल क्रीमिया युद्ध के परिणामों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए।